दोस्तों, एक सवाल बताओ, घर में शादी हो तो सबसे पहले क्या खरीदते हैं? सोना। लेकिन क्या वो सोना सिर्फ पहनने के लिए है या उसमें इन्वेस्ट करना भी समझदारी है? आज का एपिसोड उसी कंफ्यूजन को खत्म करेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या सिर्फ उस पे हावी है? सोचते हैं शर्मा जी की मिडिल क्लास फैमिली, 3 बच्चे और हर धनतेरस पे थोड़ी ज्वेलरी जरूर खरीदते हैं। उनका मानना है कि गोल्ड सेफ है, रिलायबल है और कल काम आएगा। यह सोच करोड़ों भारतीयों में है, लेकिन पूरी पिक्चर देखना अभी बाकी है। पहले समझो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, सिर्फ ज्वेलरी नहीं। फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना, गोल्ड ईटीएफ यानी स्टॉक मार्केट पर डिजिटल रूप में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी सरकार समर्थित बॉन्ड जिसमें ब्याज भी मिलता है, और डिजिटल गोल्ड यानी एक ऐप से खरीदना। आज हम इन सभी को साथ लेकर चलेंगे और तुलना करेंगे। भौतिक रूप में खरीदो तो लॉकर में रखना पड़ता है, लागत और जोखिम दोनों। गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में एक ऐप से काम हो जाता है, 1 ग्राम भी खरीद सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार तुम्हें 2.5% सालाना ब्याज भी देती है, ऊपर से कीमत भी बढ़ती है। तो ये रास्ते पहले से काफी आसान हो गए हैं। अब भावनाओं को हटाओ, डेटा लाओ। पिछले 10 सालों में भारत में सोने ने औसतन लगभग 10% प्रति वर्ष का रिटर्न दिया है। एफडी से ज्यादा, मुद्रास्फीति से थोड़ा ऊपर बुरा नहीं लगता, लेकिन ये संख्याएं सिर्फ आधी कहानी सुनाती हैं, बाकी आगे आएगी। अब एक साथ साथ तुलना देखो। तीनों लोकप्रिय विकल्पों का औसत सालाना रिटर्न। एफडी देता है लगभग 6 से 7%, सोना लगभग 10, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐतिहासिक रूप से 12 से 13% दे चुका है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन 20 साल में यह करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है, और यही असली गेम है। और अब आते हैं उस चीज पे जो आजकल हर यंग प्रोफेशनल की जुबान पर है, सिर्फ। यह कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है भाई, यह सिर्फ एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। जैसे ईएमआई में फिक्स्ड अमाउंट जाता है हर महीने, वैसे ही सिप में भी, बस फर्क इतना है कि यह पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआत 500 रुपए से भी हो सकती है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। हर महीने ऑटो डेबिट होता है, तो डिसिप्लिन अपने आप बनती है, भूलना ही नहीं पड़ता। जब बाजार गिर रही हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और टाइम के साथ कंपाउंडिंग अपना काम करती है। यह कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। प्रोसेस समझो एक बार, एकदम सीधा है। पहले अपना गोल डिसाइड करो, गाड़ी, घर, रिटायरमेंट, कुछ भी। फिर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनो, उस गोल के हिसाब से डेट और अमाउंट सेट करो, और बैंक से ऑटो डेबिट लगा दो। उसके बाद सिर्फ देखते रहो, कुछ करना नहीं। अब यह जादू देखो, सिर्फ 5,000 रुपए महीने का, 15% रिटर्न और 20 साल का समय। तुमने डाला कुल 12 लाख, लेकिन कंपाउंडिंग ने उसे 75 से 80 लाख के आसपास पहुंचा दिया। यह 6 से 7 गुना का फायदा है, बिना कोई अतिरिक्त काम किए। यही वजह है कि हर फाइनेंशियल कोच कहता है, जल्दी शुरू करो। इस ग्रोथ कर्व को ध्यान से देखो। शुरुआत के 5-7 साल में लाइन लगभग फ्लैट दिखती है, फर्क मिनिमल लगता है, लेकिन 12-15 साल के बाद वह कर्व रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं। इसका सीधा मतलब है, जितना जल्दी शुरू करो, उतना ज्यादा यह कर्व तुम्हारे हक में काम करता है। अब सीधा टक्कर, दोनों को एक स्क्रीन पे रख के देखते हैं। सोने की अपनी खूबसूरती है, टेंजिबल है, इमोशन वैल्यू है, क्राइसिस में सेफ लगता है। लेकिन संख्याओं की दुनिया में ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रिटर्न, बेहतर तरलता और अनुकूल कर संरचना, यह सब दूसरी तरफ है। दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, तो फैसला करना जरूरी है। यह एक नंबर याद रख लो, निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 25 सालों में लगभग 13 से 14% केगर दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब अगर 25 साल पहले 1 लाख लगाए होते तो आज वो 18 से 20 लाख के आसपास होते। सोने ने इसी पीरियड में रफली 4 से 5 बार किया, जो अच्छा है, लेकिन फर्क बहुत साफ है। एक ठोस उदाहरण लो, अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए सोने में लगाए होते तो आज वो लगभग 5.5 लाख होते। वही 1 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता तो 9.5 लाख के करीब होता। दोनों ने पैसा बढ़ाया, लेकिन एक ने दोनों बार ज्यादा बढ़ाया। लंबे समय में यही अंतर जीवन बदलने वाला होता है। तो क्या सोना बिल्कुल छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब शेयर बाजार गिर रहा होता है अक्सर सोना ऊपर जाता है। यह एक नेचुरल हेज है। एक समझदार पोर्टफोलियो में सोने की जगह होती है, लेकिन सिर्फ 10 से 15% की। बाकी आवंटन इक्विटी और डेट में रखना लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर काम करता है। अब एक असली यात्रा देखो राधिका की। 25 साल की उम्र में उसने सिप शुरू किया 5,000 महीने का, साथ में थोड़ी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ली। 35 में पोर्टफोलियो 20 लाख पे था, 45 में 80 लाख और 55 की उम्र में अनुमान है 2 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ इस एक अनुशासन से। कोई लॉटरी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अब कुछ मिथक तोड़ते हैं जो बहुत ज्यादा आम हैं। पहला, सोना हमेशा बढ़ता है। सच, 2011 से 2018 तक लगभग 7 साल फ्लैट या नीचे रहा। दूसरा, ज्वेलरी एक निवेश है। सच, मेकिंग चार्जेस 10 से 25% होते हैं जो सीधे रिटर्न खा जाते हैं। तीसरा, सबसे सेफ ऑप्शन है सोना। सच, फिजिकल गोल्ड चोरी भी हो सकता है, प्राइस वोलेटाइल भी होती है। यह एक चीज बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस। जौहरी 10 से 25% चार्ज करता है सिर्फ बनाने का, मतलब 1 लाख की ज्वेलरी में असली सोना सिर्फ 75,000 का है। और जब बेचने जाते हो मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलते, पूरा नुकसान। इसलिए ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझना एक बड़ी गलती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, टैक्स। यहाँ भी दोनों का फर्क काफी बड़ा है। गोल्ड पर टैक्स थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों केसेस में रेट ज्यादा भी पड़ सकता है। सिप के जरिए इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो टैक्स स्ट्रक्चर काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। पूरी डिटेल अगले सीन में, लेकिन यह भी एक फैक्टर है जो डिसीजन में मैटर करता है। टैक्स का फर्क साफ देखो। सोने को 3 साल से पहले बेचो तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स, अगर तुम्हारा ब्रैकेट 30% है तो इतना ही जाएगा। 3 साल के बाद 20% LTCG टैक्स इंडेक्सेशन के साथ। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1 साल बाद 10% LTCG, और वो भी सिर्फ 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर। साफ तौर पर यह स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। यह सब सुनकर एक बात साफ हो जाती है, हर निवेश लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए, जेनेरिक नहीं। 2 साल में गाड़ी खरीदनी है तो लिक्विड ऑप्शन बेहतर है। बच्चे की 15 साल बाद पढ़ाई के लिए इक्विटी सिप सबसे अच्छा है, और 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए कंपाउंडिंग और समय का कॉम्बिनेशन, कोई चीज उसे नहीं हरा सकती। तो सोना कब सच में उपयोगी होता है? जब इकॉनमी में अनिश्चितता हो, रिसेशन का डर, युद्ध या मार्केट क्रैश, तब सोना एक सेफ हेवन की तरह व्यवहार करता है। जब तुम्हारा बाकी पोर्टफोलियो पूरी तरह इक्विटी हैवी हो तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए 10-15% सोना अच्छा है। और अगर गोल्ड लेना ही है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंटरेस्ट भी मिलता है, स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं। और सिप कब क्लियरली जीतता है? जब तुम्हारा हराइजन 7 साल से ज्यादा हो, क्योंकि तब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स स्मूथ हो जाते हैं। जब तुम इन्फ्लेशन को सिर्फ बीट नहीं बल्कि उससे बहुत ऊपर निकलना चाहते हो, और जब तुम चाहते हो कि पैसा लिक्विड रहे, जरूरत पर 3 दिन में आ जाए। यह फ्लेक्सिबिलिटी गोल्ड के पास नहीं होती, खासकर फिजिकल फॉर्म में। तो एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, अगर तुम 30 साल के हो और 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए, 15% सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में और 15% डेट या FD में इमरजेंसी के लिए। यह बैलेंस्ड मिक्स रिस्क भी मैनेज करता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बनाता है, दोनों काम एक साथ। और अब एक एक्शन प्लान आज से फॉलो करो, सीधा सिंपल। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने के खर्च लिक्विड रहो। फिर सिप शुरू करो, 1,000 हो या 10,000, शुरुआत जरूरी है, अमाउंट नहीं। तीसरे स्टेप में थोड़ी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और हर साल एक बार पोर्टफोलियो देखो, रीबैलेंस करो, बस इतना काफी है। तो फाइनल जवाब यह है, गोल्ड और सिप में से कोई एक विनर नहीं है, दोनों की जगह है, लेकिन अलग अलग रोल्स के लिए। सोना एक सेफ्टी नेट है, एक हेज है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, रखना चाहिए लेकिन थोड़ा। और सिप है वेल्थ क्रिएशन का असली इंजन, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग और इक्विटी रिटर्न्स ने हमेशा डिलीवर किया है। दोनों को साथ लेकर चलो, वक्त को अपना काम करने दो और रुपीबाजी पे आते रहो, स्मार्टर बनते रहो। एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।